यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हेलो 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 हेलो। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग अनिकेत, गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग अलाइस, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग चांदनी, गुड इवनिंग यशिका, गुड इवनिंग ओम पुजारी, गुड इवनिंग समरजीत,
गुड इवनिंग नीलम, वेरी गुड इवनिंग जी। भीमा शंकर, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम तंदुरुस्त हो, मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय माता दी। चलो भाई आओ जी, फिर अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ। अपनी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने आई थिंक चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया हुआ था री? लास्ट क्लास में चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था पीजीपी का। अब इसमें सेक्शन हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए थे? तो आई थिंक एक तो सेक्शन नंबर 28 हमारा हो चुका है। 28 हमारा चार्जिंग सेक्शन था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीपी की इनकम, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेक्शन नंबर 30 में क्या होता है कि अगर कोई खर्चे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग वाले हैं, उस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर 31 में अगर कोई खर्चा प्लांट एंड मशीनरी वाला है, उस केस में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये 4 सेक्शन जो है अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। 28 हमने कंप्लीट कर लिया, 29 हमने कंप्लीट कर लिया, 30 हमने कंप्लीट कर लिया, 31 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज का हमारा टारगेट क्या है? आज हमें कंप्लीट करना है एक तो सेक्शन नंबर 31(1)(2) डेप्रीसिएशन वाला, ये हमें कंप्लीट करना है। फिर एक 32(1)(2)(a) एडिशनल डेप्रीसिएशन, ये भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर सेक्शन नंबर 32(1) की प्रोविजो, ये भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर एक सेक्शन 51 पिक्चर अभी बाकी है, ये खत्म कर लेंगे। एक सेक्शन 52 पिक्चर खत्म हो चुकी है, ये भी हम खत्म करेंगे। ये हमारा है ब्लॉक ऑफ एसेट वाला, ये हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट वाला है। उसके बाद फिर एक टाइम बचा तो सेक्शन नंबर 32(1)(1) एसएलएम मेथड वाला, 32(1)(3) टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है। और एक सेक्शन नंबर 41(2) बैलेंसिंग चार्ज वाला। इनको आज हम रिवाइज कर लेंगे, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है जी। आ जाओ एक बार फटाफट से अब इनकी रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं दोबारा से बता दूं, जिन बच्चों ने पहले पीजीपी पढ़ा हुआ है वही यहाँ पर बैठे। अगर आपने पहले पीजीपी नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने कल भी कहा था कि जो मेरा पर्सनल चैनल है, उस चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है पीजीपी की, उसमें टोटल 6 क्लास हैं। आई थिंक 3-3 घंटे की 6 क्लास हैं। उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर पीजीपी किया हुआ है। तो अगर किसी को पीजीपी में डाउट आता है, उसको लगता है कि मुझे रिवीज मतलब पढ़ना भी है और क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करने हैं, तो उन 6 क्लासेस को वो जाके देख सकता है, वो यूट्यूब पे हैं, उसको आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो। बट अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो फिर आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, एडिशनल डेप्रीसिएशन मिल गया प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर में 115 बीएससी ले लिया तो बाकी की डिडक्शन मिलेगी? नहीं, अब नहीं मिलेगी नीरज, पहले मिल जाती थी बट अब अमेंडमेंट यहाँ पे आ चुकी है। अब एज पर 115 बीएससी अगर तुमने जैसे एडिशनल है, अब 10% तुमने पहले क्लेम कर लिया, तुम्हारा 10% बैलेंस बचा है, तो बैलेंस 10% ना, अगर तुमने 115 बीएससी ले लिया तो अब तुम क्लेम नहीं कर सकते। पहले क्लेम कर सकते थे बट एज पर अमेंडमेंट जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है 32 तो सॉरी 115 बीएससी लेने के बाद हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ क्वेश्चन भी आज हम करेंगे, आज हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन आज मेनली एक लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन हमें जरूर आज हमें ट्राई करना है टोटल इनकम वाला, अगर टाइम हमारे पास अकॉर्डिंगली बच गया। कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला। तो आज हम ये वाला मेरे को क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन करवाना है। ये देखो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा। इसमें सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, पीजीबीपी भी है, डिडक्शन भी है, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन है। अगर आज हम इस पॉइंट तक पहुंच पाए ताकि हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो आज ही कर लेंगे। ठीक है। नहीं तो फिर कल की मेरी पूरी की पूरी क्लास ऑलमोस्ट क्वेश्चन पे डिबेटेड होगी। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आज हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंच पाए तो आज ही क्लास में करवा दूंगा, नहीं पहुंच पाए तो फिर कल क्लास की स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे 2-3 हमें क्वेश्चन करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में टोटल इनकम वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार इसको पहले हटा के एक बार फटाफट से आते हैं इसके ऊपर से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, सबसे पहला सेक्शन जो मैं कंप्लीट करना है वो सेक्शन कंप्लीट करना है, दैट इज 32(1)(2). अब अगर मैं 32(1)(2) की बात करूंगा ना तो एक बात पहले समझो कि डेप्रीसिएशन जो है ये गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आई थी। याद करो मैंने कल वाली क्लास में कहा था कि एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। या तो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में रेवेन्यू खर्चा करता है या कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल खर्चा करता है।
अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में रिवेन्यू खर्चा किया तो रिवेन्यू खर्चा जो है ना वो 100 का 100% अलाउड है, मतलब जितना खर्चा किया होगा वो खर्चा पीएनएल में डेबिट कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर उसने कोई भी कैपिटल खर्चा किया है तो उस कैपिटल खर्चे पर क्या क्लेम करना है? डेप्रीसिएशन। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज की है, आपने मशीन परचेज की है, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आप डेप्रीसिएशन क्लेम करोगे तो डेप्रीसिएशन के ना आपके 3 प्रोविजन मेन निकल के आते हैं। एक तो आपका निकल के आता है सेक्शन नंबर 32(1)(1), एक आपका निकल के आता है सेक्शन नंबर 32(1)(2), और एक आपका निकल के आता है सेक्शन नंबर 32(1)(2)(a). अब अगर मैं 32(1)(1) की बात करूंगा, ये आपका लगेगा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है तो उस केस में डेप्रीसिएशन कैसे क्लेम करना है, वो 32(1)(1) में है। फिर 32(1)(2) जो है वो किसका है? वो नॉर्मल डेप्रीसिएशन है। और 32(1)(2)(a) किसका है? ये आपका एडिशनल डेप्रीसिएशन है। बस ये पर ध्यान दो। अब थोड़ा और सुनो ध्यान से। अब ये दोनों सेक्शन जो है ना, ये दोनों सेक्शन आपके एप्लीकेबल तब होंगे अगर आपने WDV मेथड लिया हुआ है, और आपका इनकम टैक्स में नॉर्मली WDV मिलता है। बट ये वाला मेथड ये बात कहता है कि आपको SLM का ऑप्शन भी हम दे देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में SLM और WDV ऑप्शन है। अगर SLM यूज करोगे तो 32(1)(1) एप्लीकेबल होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी WDV यूज करना चाह रही है तो 32(1)(2) मिलेगा। और जो WDV यूज करेगा उसी को ही एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता है, SLM वालों को एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। बस ये पर ध्यान दो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आज अगर फॉर एग्जांपल मान लो अदानी पावर है, आज अगर मान लो टाटा पावर है, मतलब पावर जनरेशन कोई भी कंपनी अगर कोई नई मशीन लेकर आती है, तो अगर वो SLM वाला ऑप्शन लेती है तो 32(1)(1) क्लेम करेगी, वो एडिशनल डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए 32(1)(2) लेती है कि भैया मैंने WDV वाला ऑप्शन लिया है तो मैं नॉर्मल क्लेम करूंगी 32(1)(2) में, उस केस में वो नई मशीन पर एडिशनल भी क्लेम कर सकती है 32(1)(2)(a) के अंदर। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने WDV ली है तभी तुम एडिशनल में जा सकते हो, अगर आपने SLM ली है तो आप एडिशनल में नहीं जा सकते। पहली बात तो ये बात क्लियर हो रही है। फिर दूसरी बात ये निकल के आ रहा है कि अभी हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन 32(1)(2) में कवर होता है तो उस केस में डेप्रीसिएशन वो कैसे क्लेम कर सकता है। अब याद करो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 32(1)(2) एडिशनल डेप्रीसिएशन और नॉर्मल डेप्रीसिएशन, इन दोनों को ना बहुत ध्यान सुना। पहले हम करेंगे नॉर्मल। अब नॉर्मल डेप्रीसिएशन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि देखो जी, पहली बात, अगर कोई टेंजिबल एसेट है उस पर भी मिलेगा, अगर कोई आपकी इनटेंजिबल एसेट्स है उस पर भी मिलेगा, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो। मतलब कोई नई एसेट लेकर आओगे नॉर्मल तो भी है, पुरानी है तो भी है, टेंजिबल है इनटेंजिबल है, दोनों पर मिलेगा। उसके बाद किसको मिलेगा? जो इसके ओनर होंगे नॉर्मली उसको मिलेगा, और ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो। और बेनिफिशियल ओनर किसे कहते हैं? याद करो, आपको मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था। आपको मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल मान लो एक स्कूल है, अब स्कूल ने क्या किया, एक बस एक्वायर की है, बस की पेमेंट उसने कर दी, बस की डिलीवरी हो चुकी है, बस उसने यूज करना स्टार्ट कर दी है, और बस प्रॉब्लम क्या रही है कि बस की रजिस्ट्री जो है वो स्कूल के नाम पर नहीं हुई। अब अगर बस की रजिस्ट्री स्कूल के नाम पर नहीं हुई, बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, तो हम ये बोल देंगे स्कूल वाले जो है वो बेनिफिशियल ओनर है, और स्कूल जो है वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात करेंगे ओनर की, तो ओनर इंक्लूड बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद अब जो डेप्रीसिएशन क्लेम करना है वो किस वैल्यू पर क्लेम करना है? तो गवर्नमेंट का जो भी आपकी WDV निकल कर आएगी उस WDV पर क्लेम करोगे। किस मेथड से क्लेम करोगे? WDV मेथड से क्लेम करोगे। और ये WDV किसकी होगी? ये ब्लॉक ऑफ एसेट की होगी। सिंगल एसेट मेथड आप सब जानते हो PGP के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? याद करो, मैंने कहा था ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है कि सेम नेचर और सेम परसेंटेज ऑफ एसेट का एक ग्रुप बन जाएगा। इट मींस अगर आपकी सेम नेचर और सेम परसेंटेज की एसेट है ना, उसका एक ग्रुप बना देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 2 तरह की मशीनरी है। अब अगर मान लो मेरे पास 2 तरह की मशीनरी है, एक मशीनरी ये है। अब ये वाली सारी मशीनरी जो है ये मान लो 15% वाली है, ये वाली सारी मशीनरी जो है ये मान लो 10% वाली है। तो इन दोनों के ना आप 2 ब्लॉक बनाओगे, एक ब्लॉक नहीं बनाओगे। नो डाउट ये दोनों है मशीनरी, बट ये 15 वाली है, ये 10 वाली है, तो इन दोनों के 2 ब्लॉक बनेंगे, इन दोनों के एक ब्लॉक नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सेम नेचर एंड सेम परसेंटेज
का एक ग्रुप बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जब भी तुम क्लेम करोगे वो ब्लॉक ऑफ एसेट पे क्लेम करोगे, सिंगल एसेट पे तुम कभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगे, बस ये पर ध्यान दो। ये बात मेनली आपके यहां पे निकल के आती है। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो किस ईयर से क्लेम करना स्टार्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इनकम टैक्स में जिस भी ईयर में पुट टू यूज करोगे उस ईयर से डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, रेडी टू यूज जो है वो तुम क्लेम नहीं कर पाओगे। भाई सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, इट मींस आज अगर मान लो मशीनरी, ध्यान सुना, आज अगर मान लो मशीनरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, आपने इस साल में यूज नहीं की, आपने एक मशीनरी को आपने फॉर एग्जांपल अगले साल यूज किया। अब अगर मान लो यहाँ पर आपकी मशीन है, ध्यान सुनो मेरी बात को, यहां पर आपकी मशीन है, आपने इंस्टॉल कर दिया, रेडी टू यूज हो गया, बट पुट टू यूज नहीं किया, आपने पुट टू यूज किया अगले साल, तो जिस भी साल में एक्चुअल यूज करोगे उस साल से डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, रेडी टू यूज से डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो। ये बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चल अब ये सारी बातें समझने के बाद ना तो दिमाग में ये तो क्लैरिटी आ गई कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं हो, पुरानी हो, किसी पर भी क्लेम कर लूंगा, प्रोवाइडेड वो एसेट मुझे बिजनेस में यूज करनी चाहिए। पर्सनल यूज करूंगा तो नहीं मिलेगा, पार्शली बिजनेस है पार्शली पर्सनल, जितना बिजनेस में यूज करोगे उतने का मिलेगा, जितना पर्सनल करूंगा उतने का नहीं मिलेगा। किस वैल्यू पर मिलेगा? डब्ल्यूडीवी। किस मेथड से मिलेगा? डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी किसकी होगी? ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या हो गया? सेम नेचर एंड सेम परसेंटेज का एक ग्रुप बन जाएगा, उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ एसेट बोलते हैं। ये पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। चलो जी, अब मुद्दा क्या निकल के आ रहा है कि डेप्रिसिएशन नॉर्मली हमें निकालना कैसे होता है। अब डेप्रिसिएशन निकालने से पहले इससे कनेक्टेड एक सेक्शन और करा देता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास मान लो एक सेकंड हैंड मशीन है। अब अगर मान लो मेरे पास एक सेकंड हैंड मशीन है, इस मशीन को मैं कहां पे यूज कर रहा हूं जी? मान लो बिजनेस में यूज कर रहा हूं। अब अगर बिजनेस में यूज कर रहा हूं और ये सेकंड हैंड मशीन है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है क्या इस पे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा? बिल्कुल क्लेम करूंगा। अब मेरे को लगा भाई मेरे को ना एक नई मशीन परचेज करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तू नई मशीन परचेज करेगा ना, हम तुझे एक एडिशनल बेनिफिट देंगे। एडिशनल बेनिफिट क्या देंगे? जितने की भी तेरी नई मशीन होगी उसकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 20% हम तुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन और अलाउड कर देंगे। मतलब 15% तो नॉर्मल है ही है, 15 तो नॉर्मल मिलेगा मिलेगा मशीन पर, 20% तुझे मिलेगा एडिशनल। मतलब पहले साल में 35% कॉस्ट उस मशीन की तो डेबिट कर सकता है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एडिशनल हर केस में नहीं मिलेगा। एडिशनल मिलेगा सिर्फ कब मिलेगा? अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, बट हर पर्पस के लिए नहीं। यूज किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। मतलब अगर आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कर रहे हो, उस केस में एडिशनल मिल जाएगा। ट्रेडिंग कंपनी को एडिशनल नहीं मिलेगा। मतलब आज अगर मान लो मैं गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं कोई नई मशीन लेकर आया हूं, मुझे नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या मैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं, मैं कोई नई मशीन लेकर आया हूं, नॉर्मल और एडिशनल दोनों क्लेम कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नॉर्मल जो मिलेगा वो डब्ल्यूडीवी पर मिलेगा और एडिशनल जो मिलेगा वो एक्चुअल कॉस्ट पर मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर गावा सर आपने ना क्लास में एक पॉइंट और भी कहा था कि जैसे कई बार हम एसेट को यूज कर देते हैं मान लो 170 डेज के लिए, 150 डेज के लिए, तो उस केस में आपने कहा था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन या नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो हाफ मिलता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट ने कहा जिस ईयर में तूने एसेट परचेज की है, अगर उसी सेम ईयर में तूने एसेट यूज कर ली है, जहां पे तूने परचेज की उसी सेम ईयर में तूने यूज कर लिया। अब यूज किया अगर तूने लेस देन 180 डेज के लिए, तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो 50% तू क्लेम करेगा, पूरा क्लेम नहीं करेगा। बट ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल तब होगी अगर परचेज एंड यूज अगर दोनों सेम ईयर में है। परचेज आपने किसी अलग साल में किया, यूज आपने किसी अलग साल में किया, एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। परचेज भी आपने सेम ईयर में किया हो, यूज भी आपने सेम ईयर में किया हो, और अगर यूज लेस देन 180 डेज हो तो जितना भी रेट होगा उसका 50% जो होगा उतना तुम क्लेम कर लोगे डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाहती है। तो सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि भाई साहब परचेज एंड यूज अगर ये दोनों सेम ईयर में होंगे, मैं दोबारा बोलूंगा, परचेज एंड यूज अगर ये दोनों सेम ईयर में होंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर लोगे और नॉर्मल भी क्लेम कर लोगे। अगर यूज लेस देन 180 है तो हाफ क्लेम करोगे, पूरा क्लेम नहीं करोगे। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात मेरे को बताओ, नॉर्मल हाफ क्लेम कर लिया,
बट एडिशनल, जैसे मान लो एडिशनल की बात अगर हम करते हैं, अगर मान लो यूज लेस देन 180 है तो एडिशनल जो मिलेगा वो 10% मिलेगा। मैं कहा हाँ, तो सर बचा हुआ 10% क्या हम अगले साल क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज यस, क्लेम कर सकते हो। टोटल तुम्हें 20 मिलेगा। अगर 20 तुम्हें इस साल मिल गया तो इस साल मिलेगा, अगर वहां मिला 10 तो अगले साल तुम 10% और क्लेम कर लोगे, और वो एक्चुअल कॉस्ट का ही मिलेगा, वो डब्ल्यूडीवी का नहीं मिलेगा। एडिशनल हमेशा मिलेगा, एक्चुअल कॉस्ट का डब्ल्यूडीवी का नहीं मिलेगा। फिर एक बच्चा कहता है सर आपने कहा था 115 बीएससी लेने पर काफी सारे बेनिफिट नहीं मिलते, उसको भी डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं, जब ऑलमोस्ट पीजीपी खत्म हो जाएगा फिर एक लिस्ट बनवा दूंगा कि ये सारे सेक्शन, इन सेक्शन के बेनिफिट आपको नहीं दिए जाएंगे अगर आपने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया है। अगर आपने 115 बीएससी वाला ऑप्शन लिया है तो बहुत सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। वो कौन कौन से बेनिफिट होंगे पीजीपी के, उसकी एक लिस्ट हम तैयार कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब सुनो, अब एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो किन किन पर नहीं मिलेगा वो सुनो। पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा सेकंड हैंड मशीन पर नहीं मिलेगा। अगर कोई सेकंड हैंड मशीन है उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। दूसरा, शिप और एयरक्राफ्ट पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मतलब शिप पर नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा, इन दोनों पर एडिशनल नहीं मिलेगा। तीसरा, ऑफिस एम्प्लॉइज पर एडिशनल नहीं मिलेगा, मतलब जो तुम ऑफिस में सामान यूज करते हो, जैसे मान लो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है जो रेजिडेंशियल पर्पस में सामान यूज करोगे, घर में सामान यूज करोगे या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल होंगे उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। एक्टिवा हो गया, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, या जो तुम घर में मशीन यूज करो उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। या जिसपे ऑलरेडी तुम्हें 100% कॉस्ट पहले अलाउड हो चुकी है उस पर तुम्हें एडिशनल नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, अगर एक सिंगल बच्चे को भी याद आ रही हो रेगुलर बैच, तो वहां पर मैंने कहा था एक सेक्शन नंबर 35 था साइंटिफिक रिसर्च वाला। अब साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक सेक्शन नंबर 3514 आपने किया था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% कॉस्ट आपको अलाउड कर दी जाएगी कैपिटल खर्चे की, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मेरे साइंटिफिक रिसर्च वाले सेक्शन में अगर कैपिटल खर्चा मेरे को 100% सारा अलाउड हो चुका है तो खुद बताओ मुझे एडिशनल क्यों मिलेगा? जब 100 रुपए मैंने खर्चे थे और 100 के 100 रुपए गवर्नमेंट ने मुझे अलाउड कर दिए, गवर्नमेंट ने कहा सारा खर्चा अलाउड है, पीएनएल में डेबिट कर सकता है, तो 100 मैंने खर्चे, 100 मेरे डेबिट हो गए, तो मुझे एडिशनल क्यों मिलेगा? तो मतलब जहां पे 100% कॉस्ट मेरी अलाउड हो चुकी है उस केस में तुम्हें एडिशनल नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा कह रहा है सर ये तो समझ में आ गया, बट ना वो एक हमें ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आते। जैसे वो आपने कहा था वो ब्लॉक ऑफ एसेट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट वाले क्वेश्चन आप एक बार थोड़े से हमें बता दोगे आपने क्लास में क्या करवाया था, क्योंकि वो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है डेप्रिसिएशन वाला, तो ना वो हमें कंफ्यूजन होती है कि ब्लॉक ऑफ एसेट वाले केस में क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है। इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब ब्लॉक ऑफ एसेट वाले केस में क्या, वो सुनो। जैसे मान लो ये मिस्टर वीजी है, बहुत ध्यान सुनना, ये मिस्टर वीजी है। अब मिस्टर वीजी के ना मैं दो केस बना रहा हूं जी। एक तो ये है, ये मान लो है, ये आपका है जी ब्लॉक ऑफ मशीन। ये जो आपका निकल के आ रहा है, ये जो आपका निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है ब्लॉक ऑफ मशीन। ये ब्लॉक ऑफ मशीन निकल के आ रहा है। ये मान लो दूसरा केस है और ये भी मान लो है ब्लॉक ऑफ मशीन। ये मान लो ब्लॉक ऑफ मशीन है, ठीक है। अब इसमें मशीन कौन कौन सी है, यहाँ पे M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, इसमें 4 मशीन है। सेम नेचर सेम परसेंटेज, परसेंटेज जो है 15% वाला है। ऐसे यहाँ पे M1 है, M2 है, M3 है और ये M4 है, ये 4 मशीन निकल के आ रही है और ये भी रेट मान लो 15% वाला है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट है इसकी मान लो इन्होंने यहाँ पे WDV जो निकल के आ रही है, मान लो ओपनिंग WDV इसकी निकल के आ रही है फॉर एग्जांपल 40 लाख। आपको ऐसे ही दिया होगा क्वेश्चन में, बस ये झोपड़ी बना के नहीं दिया होगा, वहां पे झोपड़ी की जगह नॉर्मल लिखा होगा, पैराग्राफ फॉर्म के अंदर दिया ऐसे ही होगा। और ये जो है ये आपका सेकंड ब्लॉक जो है इसकी भी मान लो ओपनिंग WDV जो निकल के आ रही है, मतलब क्लोजिंग WDV जो थी अब ये ओपनिंग बन गई, तो ये भी निकल के आ रही है मान लो 40 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान सुना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और ये WDV ओपनिंग जो है, ये WDV ओपनिंग जो है मैं डेट लिख देता हूं,
ये आपकी ओपनिंग WDV है, मान लेते हैं ये लो जी, ये लो, ये आपकी है 1 अप्रैल 2023 की, और ये भी आपकी 1 अप्रैल 2023 की है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने इस ब्लॉक में इसी साल में आपने क्या किया, एक M5 परचेज की, और ये M5 आपने क्या किया, न्यू मशीन परचेज कर लिया आपने, न्यू मशीन परचेज कर लिया आपने फॉर एग्जांपल 1 जून 2023 को, एंड इसको पुट टू यूज कर लिया आपने 15 दिसंबर 23 को, इसी साल में पुट टू यूज कर लिया, और ये मान लो फॉर एग्जांपल है 5 लाख की। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे आपने क्या किया, यहां पे M5 परचेज कर ली, M5 अगेन न्यू मशीन परचेज, ये आपने परचेज किया 1 जून 23 को, एंड इसका पुट टू यूज निकल के आ रहा है 15 दिसंबर 23 को, और ये आपकी 5 लाख रुपए की एज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब आपने क्या किया, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है टू एसेट सोल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट। आपने ब्लॉक ऑफ एसेट में से 2 एसेट बेच दी, आपने ब्लॉक ऑफ एसेट में से जो आपका ब्लॉक ऑफ मशीन है, इसमें से आपने मान लो 2 मशीन बेच दी, इसमें से आपने 2 मशीन बेच दी, आपने 2 एसेट या 2 मशीन सोल्ड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ मशीन, आपने इसमें से 2 मशीन बेच दी। अब कितने की बेची, केस नंबर 1 आपने फॉर एग्जांपल ये मशीन बेची है, केस नंबर 1 में ये 2 मशीन बेची है मान लो 15 लाख की। केस नंबर 2 में मान लो ये मशीन आपने बेची है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 40 और 5 45, तो ये आपने मशीन बेच दी है, मान लो आपका भगवान कभी बुरा ना करे, ये मान लो आपकी निकल के आ रही है 42 लाख की, ये निकल के आ रहे हैं 42 लाख की, ठीक है जी। फिर मान लेते हैं केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में ये आपकी जो निकल के आ रही है फॉर एग्जांपल केस नंबर 3 में ये आपकी निकल के आ रही है 45 लाख की, और केस नंबर 4 में ये मान लो आपने बेची है 52 लाख की, ये बेची है। अब सबसे पहले इनका क्लेश खत्म करते हैं। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना, बहुत ध्यान से आंसर देना चाहिए। अब पहले इसकी बात करते हैं, हेलो भाई साहब, पहले इसकी बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, क्वेश्चन पहले बताओ केस नंबर 1 का बताओ जी। केस नंबर 1 ओपनिंग WDV 40 लाख, प्लस में क्या करोगे, न्यू मशीन एक्वायर, कितने की एक्वायर की है, 5 लाख की, ये हो गया 45 लाख, 45 लाख माइनस में 2 मशीन सोल्ड, कितने की, 15 लाख की। अब मेरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, ये 30 लाख रुपए जो बैलेंस बचा है, क्या ये लॉस है या WDV, पहले मुझे बताओ। ये जो 30 लाख रुपए आपको बैलेंस बचा है, इस 30 लाख रुपए को तुम क्या नाम दोगे, लॉस है WDV है। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, बहुत ध्यान सुनना, पिक्चर अभी बाकी है। अब अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर बाकी है मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि ब्लॉक ऑफ एसेट अभी एग्जिस्ट करता है, सारी एसेट नहीं बेची, तो अगर पिक्चर बाकी है, अगर पिक्चर बाकी है तो गवर्नमेंट ने कहा था या तो गेन आएगा या WDV आएगी। गेन का तो मतलब ही नहीं है, सेल प्राइस कम है, तो ये जो है ये मेरी WDV है, ये है WDV बिफोर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब इस पे लगाना है डेप्रिसिएशन, आओ जी अब लगाओ डेप्रिसिएशन। अब अगर डेप्रिसिएशन लगाना है, बहुत ध्यान से बोलना, अब डेप्रिसिएशन यहां पे 2 आएंगे, एक तो आएगा नॉर्मल और एक यहां पे आएगा एडिशनल। उसने नई मशीन परचेस की है, मैं एज्यूम कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए की है, तो एडिशनल में मिलेगा। अब पहले बात करते हैं नॉर्मल की। अब ये 30 लाख है, 30 लाख में से आप चेक करो, 30 लाख में से 5 लाख की तो नहीं है, और 5 लाख की जो नई एसेट है आप अगर चेक करोगे वो यूज की है 15 दिसंबर को, 31 मार्च तक लेस देन 180 डेज बनते हैं, तो उस पर तो मिलेगा हाफ, तो बाकी पे पूरा मिल जाएगा। तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल में से आप क्या करोगे, 25 लाख, 25 लाख पे तो पूरा 15%, वो तो पूरे साल यूज की है, और जो 5 लाख की है उस पर क्लेम करोगे 7.5%, यहां पर मिलेगा हाफ आपको। अब यहां पे चेक करो 25 लाख, तो 25 लाख का भाई साहब 15%, तो ये आ गया 3,75,000 का, ये हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर यहां पे कितना आ गया, 5 लाख का 7.5%, ये कितना हो गया 37,500, ठीक है जी। अब यहाँ पे एडिशनल पे आओ जी। अब बहुत ध्यान सुना, एडिशनल
अब अगर एडिशनल मिलेगा, एडिशनल एडिशनल मिलेगा न्यू पे, न्यू कितनी है 5 लाख, और लेस देन 180 डेज है तो इस पे मिलेगा 10%, तो 50,000 रुपए का एडिशनल मिल जाएगा जी। अब अगर आप चेक करोगे 37,500, 3,75,000 प्लस में 50,000, तो 4,62,500 का टोटल डेप्रीसिएशन मुझे मिलेगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं WDV आफ्टर डेप्रीसिएशन कितनी बची, तो भाई इसको माइनस कर दोगे 30 लाख में से, तो यहां पे बचेगी 25,37,500 बचेगी WDV आफ्टर डेप्रीसिएशन। कोई गेन नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई आपका यहां पे WDV नील नहीं आ रही, आपका डेप्रीसिएशन आ रहा है इतना और आपकी WDV बैलेंस बच रही है इतनी, कोई शॉर्ट टर्म गेन कोई शॉर्ट टर्म लॉस नहीं आ रहा, ये बात ध्यान देना चाहिए। यहां तक क्लियर है? लॉक कर दो इसको जी, पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगले पॉइंट पर क्या है जी, अब अगले में आपने कितने का बेचा है, 42 लाख का बेचा है। अब अगला केस नंबर 2 की बात करूंगा तो 42 लाख का बेचा है। अब केस नंबर 2 में 42 लाख का मतलब क्या है, ओपनिंग WDV कितनी है, ओपनिंग WDV है आपकी 40 लाख है ना मेरे ख्याल से, 40 लाख प्लस में आपने परचेस कर लिया। अब प्लस में परचेस किया, कितने का परचेस किया आपने, नई एसेट 5 लाख की, तो ये कितना हो गया 45 लाख। अब फिर यहाँ पे बात करनी है सेल। अब सेल उसने की है 2 एसेट, कितने की है यहाँ पे 43 लाख की है जी, 43 लाख की है ना। अब अगर यहाँ पे 42 लाख की है, तो अगर यहाँ पे 42 लाख है तो 3 लाख रुपए की यहां पर अगेन मेरी बन रही है WDV, और ये WDV जो है ये मेरी बिफोर डेप्रीसिएशन है। क्लियर है? अच्छा अब मुझे लगाना है डेप्रीसिएशन। अब बात करते हैं पहले तो नॉर्मल की, पहले बात करते हैं नॉर्मल की। अब नॉर्मल की बात करते हैं, 3 लाख की मेरी वैल्यू बची है। अब 3 लाख की वैल्यू बची है तो मैंने पहले भी कहा था जो वैल्यू तुम्हारी बची होगी पहले वो मानोगे न्यू की, ओल्ड की मान लो सारी खत्म हो चुकी है, तो ये न्यू की है, और न्यू आपने यूज किया लेस देन 180, तो 3 लाख पे मिलेगा 7.5%, तो ये 22,500 ही हो गया, 22,500 ही हो गया। उसके बाद अब मुझे यहां पर मिलना है एडिशनल। अब एडिशनल मिलना है जी। अब एडिशनल गलती से भी WDV का मत दे देना, वो मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट का, वो मिलेगा एक्चुअल कॉस्ट का। अब एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, अच्छा नॉर्मल आपका ये हो गया, एडिशनल मिलेगा 5 लाख का, 5 लाख कॉस्ट है ना उसकी, उसका 10%, क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज हो रहा है, तो 50,000 ये हो गया, तो 50,000 ये हो गया। तो आप चेक करोगे 72,500 रुपए का डेप्रीसिएशन आप यहां पे क्लेम कर लोगे जी। सर आपने तो वही कपड़े पहने हैं जो आपने उस दिन पहने थे। हाँ वही यार, वो धो नहीं रहा ना मैं कपड़े, क्या करूंगा धो के, वही उस दिन वाले डेली डाल रहा हूँ, अब क्या करें बताओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो 72,500 निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है जी, अब यहाँ पे आपका निकाल दो WDV। अब WDV आफ्टर डेप्रीसिएशन जो निकल के आ रहा है वो 3 लाख में से 72,500 माइनस कर दो। अब 3 लाख में से 72,500 माइनस करोगे तो आएगा 2,27,500 रुपए की आपकी WDV बचेगी, ये बात ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपकी WDV बचेगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी तो पूछ लो जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? चलो अब अगले पर आओ जी, अगले पर आओ। अगला तो बिल्कुल बच्चों वाले हैं। अगले में 45 लाख के बेचे हैं, तो भाई 45 की WDV है, 45 की टोटल वैल्यू आ रही है, 45 का सेल कर दिया, नो गेन नो लॉस, नो गेन नो लॉस, और डेप्रीसिएशन भी नील आएगा क्योंकि WDV आपकी खत्म हो चुकी है, WDV नील हो चुकी है। यहाँ पे 52 लाख है। अब अगर यहाँ पर 52 लाख है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर 52 लाख निकल के आ रहा है तो यहाँ पे कितना है 52 लाख, और यहाँ पर कितना है आपका मतलब मेरे ख्याल से निकल गया है 45 लाख, तो 7 लाख रुपए का गेन आ रहा है जी। तो 7 लाख रुपए का गेन निकल के आ रहा है, ये बात ध्यान दो जी। 7 लाख रुपए गेन निकल के आ रहा है और कोई भी डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, कोई WDV नहीं है, प्योर 7 लाख रुपए गेन निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान दो जी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो मेरे से।
हाँ जी, लॉक कर दो इसको जी। लॉक करूं, चलो। अब इधर आओ जी, फटाफट से आओ जी। अब इस वाले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे क्या करना है जी। अब इस वाले पॉइंट में कुछ नहीं है, सेम चारों केस हैं। और अगर मैं कह दूं ऑल एसेट सोल्ड, बताओ जी। अब अगर मैं कह दूं सारी की सारी एसेट सेल कर दिया, तो बताओ क्या करोगे। अब मेरे को बताओ, ये चारों केस सेम है, ये चारों केस सेम है, और सारी एसेट सेल कर दी है, सेल प्राइस उतना ही है वो चार केस। अब बताओ क्या करोगे जी। आकृति लेक्चर कोई मिसिंग नहीं है, सब उसके अंदर ही है, बस आपको देखने पड़ेंगे। एक सिंगल लेक्चर भी उसके अंदर प्राइवेट नहीं है कुछ भी। और पीजीपीपी के पूरे लेक्चर हैं, या प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखोगे तो दिख जाएंगे। जल्दी बताओ मुझे, फटाफट से बताओ जी। जल्दी बताओ मुझे, फटाफट से बताओ। अगर मान लो सारी की सारी एसेट सेल कर दिया तो क्या करोगे, बताओ। अगर आपने सारी एसेट सेल कर दी है, तो क्या कोई डेप्रिसिएशन आएगा? नहीं आएगा। क्या कोई डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट करेगी? एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या आएगा? या तो आपका, अगर आपने सारी एसेट बेच दी है, तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। तो या तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा, या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकल के आएगा। इन दोनों में से आपका एक पॉइंट होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसको लॉक कर दूं जी? तो ये हमारा जो सेक्शन है ना, ये हमारा सेक्शन नंबर 50 है, जिसको हम ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कहते हैं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। देखो जी, 32 1 2 ये हो गया। 32 1 2 एडिशनल डेप्रिसिएशन ये हो गया जी। और अपना 32 1 की प्रोविजो लेस देन 180 डेज वाली ये हो गया। उसके बाद फिर आपका 51 पिक्चर अभी बाकी है, वो देख लिया। 52 पिक्चर खत्म हो चुकी है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, 32 1 1, 32 1 2, और एक सेक्शन नंबर 41 2। अब ये क्या कह रहा है जी? अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी। अब इधर देखो ध्यान से। अब एक सेक्शन जो है ये आपका है 32 1 1, प्लस में 32 1 3, और प्लस में सेक्शन नंबर 41 2। अब ये जो है ना, ये जो है ये एसएलएम मेथड वाला है। बहुत ध्यान सुनना, ये भी आपके एग्जाम में कई बार वो इसकी चेकिंग कर लेते हैं और बच्चा वहां पे गलती करके आता है। है बिल्कुल सिंपल, बहुत ध्यान सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एग्जाम्पल ले रहा हूं एक कंपनी का, मान लो टाटा पावर। इसका मेन काम है पावर जनरेशन। मेन काम क्या? पावर जनरेशन। ठीक है जी। अब इसका मेन काम पावर जनरेशन है, तो क्या हुआ कि यहां पे ये एक एसेट लेकर आए। ये एक एसेट एक्वायर की। अब एसेट एक्वायर की है फॉर एग्जांपल मान लो 100 लाख रुपए की, और टाटा पावर ने कहा हमने ऑप्ट की है एसएलएम मेथड। हमने ऑप्ट किया एसएलएम मेथड, और इसका रेट मान लो 10% है। इसका रेट मान लो 10% है। अगर अब रेट 10% है, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब क्या करोगे? हर साल 10 लाख रुपए, 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 हर साल तुम ऐसे ऐसे क्लेम करोगे। ऐसे तो क्लेम करोगे ना भाई, 100 लाख रुपए, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, हर साल 10 10 लाख रुपए तुम ऐसे ऐसे क्लेम कर लोगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मान लो क्या किया आपने, 6 साल तक 10 10 लाख रुपए क्लेम कर लिए। अब अगर 6 साल तक 10 10 लाख रुपए क्लेम कर लिए, तो वैल्यू कितनी थी? 100 लाख। डेप्रीसिएशन 60 लाख, तो ये 40 लाख रुपए आपका बैलेंस बच गया। ये आपकी निकल के आ गई डब्ल्यूडीवी। अब ये मत कह देना कि डब्ल्यूडीवी आती नहीं है। डब्ल्यूडीवी तो भाई एसएलएम मेथड हो चाहे डब्ल्यूडीवी मेथड हो, डब्ल्यूडीवी सब में आती है। डब्ल्यूडीवी निकलती कैसे है? कॉस्ट माइनस में डेप्रीसिएशन, उसको डब्ल्यूडीवी ही कहते हैं, मेथड कोई भी यूज कर रहे हो।
अपने दिमाग में गलत फहमी, ये वहम बिल्कुल मत पाल लेना कि डब्ल्यूडीवी की वैल्यू निकलती तब डब्ल्यू मेथड के अंदर। आंसर इज नो। डब्ल्यूडीवी किसी भी मेथड के अंदर आती है। मेथड क्या होता है? कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन, दैट इज डब्ल्यूडीवी। अब वो डेप्रिसिएशन चाहे एसएलएम वाला हो चाहे डब्ल्यूडीवी वाला हो, ये वैल्यू जो निकल के आ रही है वो डब्ल्यूडीवी आ रही है। ठीक है जी। अब मेरे को नहीं पता कि जी कितने बच्चे रेगुलर बैच वाले सामने बैठे हैं। याद करो, आपको मैंने रेगुलर बैच में बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया था। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 100 लाख रुपए खर्चे। अब जब 100 लाख आपने मशीन पर खर्चे, इसका मतलब ये होता है कि आपने गवर्नमेंट से 100 लाख रुपए लेने हैं। आपने गवर्नमेंट से 100 लाख रुपए लेने हैं। फिर 60 लाख आपको गवर्नमेंट से मिल गए। 60 लाख गवर्नमेंट से मिल गए क्योंकि आपने क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन। 40 लाख रुपए आपने गवर्नमेंट से और लेने हैं। 40 लाख रुपए गवर्नमेंट से आपने और लेने हैं। इसको सिंपल भाषा में हम ये बोलते हैं। फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया? 6 साल के बाद ये एसेट आपने सेल कर दी। आपने कहा मैं एसेट बेच रहा हूं। अब ठीक है, बेच रहा हूं। तो अब केस नंबर ए में आपने बेची 20 लाख की, मान लो 20 लाख की बेच दी। केस नंबर बी में आपने बेची फॉर एग्जांपल मान लो 80 लाख की। और केस नंबर सी में आपने बेची फॉर एग्जांपल मान लो 130 लाख की। अब ट्रीटमेंट क्या करना है, बस हमें यह देखना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको 100 लाख रुपए लेने थे, 60 लाख रुपए आपने क्लेम कर लिए, 40 लाख आपने और लेने हैं। आपने अब क्या कर दिया? 20 लाख की बेच दी। अब मेरा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि अगर आपने 20 लाख की बेच दी तो आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। इस 20 लाख रुपए को हम नाम देते हैं, याद करो, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहती है कि अगर तेरा सेल प्राइस तेरी डब्ल्यूडीवी से कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से पीएनएल में डेबिट कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहां पे जो आपके 20 लाख रुपए निकल के आ रहे डिफरेंस, ये 20 लाख रुपए टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से अलाउड कर दिए जाएंगे। कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? दूसरा पॉइंट 80 लाख रुपए। अब यहां पे देखो 40 लाख आपकी डब्ल्यूडीवी है। आपका सेल प्राइस अगर डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कह रही है ये 40 लाख लेने हैं, तेरे को 80 लाख मिल रहे हैं, तो 40 लाख दो जो 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 तुझे एडिशनल मिल रहे हैं इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। याद करो, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज अंडर सेक्शन 41(2). अंडर सेक्शन 41(2) इसको हम क्या नाम देते हैं? बैलेंसिंग चार्ज। और अगर आपने मशीन 130 लाख की सेल की है तो 100 लाख से ऊपर, मतलब कोस्ट से ऊपर कितने हैं? कोस्ट से ऊपर 30 लाख है। अब 30 लाख तो कोस्ट से भी ऊपर है क्योंकि कोस्ट कितनी है? 100 लाख। 30 लाख उससे भी ऊपर है तो 30 लाख तो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50 कैपिटल ए। और अब जो बैलेंस बचा, अब कितना बचा? 30 लाख तो ये हो गया, बैलेंस बचा 100 लाख। तो 40 लाख लेने हैं तो 60 लाख रुपए टैक्सेबल जो होंगे वो बैलेंसिंग चार्ज की तरह टैक्सेबल होंगे अंडर हेड पीजीपीज। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सर वो कैपिटल लॉस नहीं 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 नहीं, कैपिटल लॉस नहीं आएगा जी यहाँ पे। कैपिटल लॉस नहीं आएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलेंगे। इसको हम बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो बैलेंस आएगा वो बैलेंसिंग चार्ज के नाम से आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? जल्दी बोल दो फटाफट से। क्लियर है? तो आपके सामने जो यहाँ पे ऊपर एक सेक्शन लिखा है, अब ये जो सेक्शन लिखा है ये 41(2) जो है ये बैलेंसिंग चार्ज का है, ये आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन का है, और ये आपका एसएलएम मेथड वाला निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो। बस यही बात ध्यान में आ रही है। कौन सी बात ध्यान में आ रही है? डन? क्या इसको लॉक कर दूं? डन जी? ठीक है। अब एक पॉइंट तुम्हें और करवा देता हूं मैं, एक पॉइंट तुम्हें और करवा रहा हूं मैं। एक पॉइंट और कर लो। एक पॉइंट ये है, चलो इसका ना आंसर आप मुझे खुद देना।
मैं नहीं दूंगा। इसका आंसर आप मेरे को दोगे, देखता हूं तुम मेरे को सही आंसर देते हो गलत आंसर देते हो। इसका आंसर आप दोगे मेरे को, ठीक है। एक एसेट है, एक एसेट है, एसेट है 5 लाख की, एसेट है 5 लाख की, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15% है, और आपने 30% इसको पर्सनल यूज किया और 70% यूज किया बिजनेस में। मेरे को बस इस साल डेप्रिसिएशन बता दो, कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा ये, और इसकी WDV कितनी बचेगी आफ्टर डेप्रिसिएशन, बताना मुझे। बताओ क्या होगा जी। गुड इवनिंग सर। सर बैक क्लियर करके, सर बैक क्लियर क्या कह रहे हो, बैक क्लियर करके आती मतलब क्या कह रहे हो पाल साहब? बोलो बोलो आंसर बोलो इसका मेरे को। यूज आपने पूरे साल की है, यूज आपने पूरे साल की है। यूज आपने पूरे साल की है। 4,47,500 और 52,500। अच्छा कैसे निकाला आपने, एक बार बताना मेरे को। 5 लाख का 15%, तो कितना आएगा 75,000। अब 75,000 का 30% तो नहीं मिलेगा, तो 22,500 नहीं मिलेगा, बाकी मुझे मिल जाएगा। तो 75 में से 22,500 नहीं मिलेगा, 52,500 मेरे को मिल जाएगा। तो आपका वैल्यू थी, कितनी थी आपकी वैल्यू? 5 लाख माइनस में 52,500 पे आएगा 4,47,500। ये आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस मैं ना इसमें ये देखना चाह रहा था कि आपने वैल्यू को बाइफरकेशन तो नहीं किया ना। ये बात ध्यान देना कि यहाँ पे डेप्रीसिएशन को बाइफरकेशन करना है, गलती से वैल्यू को बाइफरकेट मत कर देना बस, गलती से वैल्यू को बाइफरकेट मत कर देना, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं। सर का मूड पूरा लो है आज, ये क्या होता है भाई? लो है मतलब? अबे भीमा शंकर तुम कैसी कैसी बात करते हैं, तुम्हारे चक्कर में मैं रोशनी की नोटबुक नहीं ले पाया। मेरा मूड तो फुल हाई है भाई, फुल हाई है। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा मेरा मूड लो है हाई है? अंतर्यामी हो क्या तुम हैं? नालायक कहेंगे। गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, मूड तो मेरा फुल हाई है। लो है, हाई है। चलो इधर सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन तुम करके दिखाना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना, ये वाला जो मैं तुम्हें दे रहा हूं अभी। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ मशीन 1423 को 60 लाख। M1, M2, M3, M4, M5 acquired new on 1st June 23 and put to use on 15 जनवरी
24, 5 लाख, ये 60 लाख है, 60 लाख। टू मशीन सोल्ड, टू मशीन सोल्ड जो है, मान लो वो है मान लो वो आपका निकल के आ रहा है, टू मशीन सोल्ड, वो आपका आ रहा है, मान लो 64,30,000। अब सुनो, आपने मुझे क्या बताना है। एक तो बताना है WDV बिफोर डेप्रिसिएशन, एक बताना है आपको डेप्रिसिएशन, और एक बताना है अपने WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 15% है, नॉर्मल, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, नॉर्मल की। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। हाँ नहीं, बताओ इसका आंसर क्या होगा जी। बोलो भाई फटाफट से। बोलो। अरे बोल दो ना, जरा दिल में है क्या तुम्हारे, कुछ तो बोल दो मेरे बच्चों। WDB बिफोर 70,000, डेप्रिसिएशन 55,250, 55,250। 55,250 सही है, सही है। अच्छा अगर सही है, अब कैसे आपने की है भाई, इसमें से ये जोड़ दिया 65, और ये आपका 70,000 आ गया। अब 70,000 आ गया, तो 70,000 आ गया, पहले इस पे क्लेम करोगे नॉर्मल, इस पे नॉर्मल। पहले तो इसका एक बात मेरे को बताओ, 5 लाख का हाफ कितना हो गया, 50,000। और 70,000 रुपये का 7.5% अगर मैं निकालूंगा तो 5250 आ गया। तो 55,250 आ गया, 55,250 में 70,000 माइनस कर देंगे 55,250 में, तो 14,750 रुपए की आपकी WDV आ रही है आफ्टर डेप्रिसिएशन। मेरा ना इसमें क्वेश्चन है, मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अगर मान लो मैं यहां पर कहता कि आपकी जो ये दो एसेट बेची हैं, ये दो एसेट अगर मान लो 64,30,000 की बजाय अगर ये बेची होती, मान लो 64 लाख, 64 लाख मान लो बेची होती, 64 लाख, और मान लो ये बेची हुई है 64 लाख, मान लो बेची है ये 64,48,000। अब बताओ क्या करते, अगर 64,48,000 की बेची है, अब बताओ क्या करते जी। अब मेरे को इसका आंसर बताओ।
अगर 64,48,000 की बेचते तब क्या करते? 65 लाख में से 64,48,000 माइनस करते तो बैलेंस वैल्यू बच जाती 52,000। 52,000 बच जाती। अच्छा, 52,000 का 7.5%, ये 7.5 कितना आता? 3900। 3900 आता, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 50,000 रुपये एडिशनल, तो टोटल कितना आ रहा है? 53,900। अब याद करो, ये मेन पॉइंट आपको मेरे क्लास के अंदर बताया था। अब यहाँ पे WDV 52 जा रहा है और डेप्रीसिएशन अगर मैं देखूंगा तो 53,900 बन रहा है। अब इतना डेप्रीसिएशन हम क्लेम कर ही नहीं सकते, इतना हम क्लेम नहीं कर पाएंगे, इतना हम क्लेम नहीं कर पाएंगे जी। आपकी ध्यान रखना, आपकी WDV हो जाएगी नील और डेप्रीसिएशन जो है रिस्ट्रिक्टेड टू ₹52,000। उसके ऊपर तो डेप्रीसिएशन आपका मिल ही नहीं सकता, बस ये पर ध्यान दो। तो ये बस मेरे को ना एक्चुअल में एग्जांपल में तुमसे बस यही पूछना था कि कई बार गलती से WDV नेगेटिव मत कर देना। WDV कैन नेवर बी नेगेटिव। WDV जो होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बस ये पर ध्यान दो। WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। WDV कैन नेवर बी नेगेटिव, बस ये पर ध्यान दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चा कह रहा है सर कौन सा कम करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम ये पूरा क्लेम कर लो तो ये कम कर दो, ये पूरा क्लेम करना है तो ये कम कर दो, वो कोई भी उसमें वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा रिस्ट्रिक्ट करना है। बट मिलेगा 52,000 तक, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का ना? तो WDV कैन नेवर बी नेगेटिव, WDV नेगेटिव नहीं हो सकती, बस ये बात ध्यान दो। WDV नील हो सकती है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट हाँ हमारा और रह गया थोड़ा सा कि अगर मान लो कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अनएब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन मान लो ज्यादा है, तुम्हारे प्रॉफिट कम है, तो गवर्नमेंट कहती है जो तुम्हारा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको तुम किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर। मतलब सैलरी की इनकम से तुम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, सैलरी की इनकम से तुम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन खत्म नहीं कर सकते, और कैजुअल इनकम से भी तुम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन खत्म नहीं कर सकते। और अगर अगले मान लो खत्म नहीं होता तो अगले साल जाएगा, और इनफिनिटी लाइफ तक तुम कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, कोई 4 साल नहीं, कोई 8 साल नहीं, कोई 10 साल नहीं। और अगर आपने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, वैसे रिटर्न ना फाइल करने पर बिजनेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, बट अगर तुमने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं करोगे तो भी एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो मेरे बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो आपकी WDV बची कितनी है? 52,000, इतनी WDV बची है ना, और आपका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? अब 52,000 का 7.5, 3900 ये, और 50,000 पे एडिशनल, क्योंकि 5 लाख की मशीन है उसका 10%, 50,000 एडिशनल हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 53,900। अब डेप्रिसिएशन बना 53,900, WDV 52,000 है, तो भैया मैक्सिमम 52,000 तो माइनस कर सकते हो ना, उसके ऊपर तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, और WDV कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 52,000 मैक्सिमम का डेप्रिसिएशन है, बस ये पर ध्यान दो। तो आपने जो टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज कराया वो SLM के केस में अप्लाई होगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, SLM के केस में अप्लाई होगा नालायक, वो उसमें नहीं आएगा, WDV के अंदर नहीं आएगा, SLM में अप्लाई होगा, SLM के अंदर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, करना तुमने है नहीं, वैसे कर लोगे? करना नहीं वैसे तुम्हें, मुझे पता है। आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन पे है 9.31, 9.31 है जी। आपको क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपने एक बार घर से ट्राई करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकता है जी। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, फिगर थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे, करने हमें सारे ही हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करेंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इसको आप घर से होमवर्क की तरह ट्राई करो, इसका आंसर बिना देखे खुद आंसर निकालो, सैलरी की इनकम अलग निकालो, हाउस प्रॉपर्टी के अलग निकालो, PGP के अलग निकालो, कैपिटल गेन के अलग निकालो, डिडक्शंस माइनस करो, देन चेक करो इनकम कितनी आ रही है। इंद्र दत्ता, इंद्रेल, इंद्रानील, हाँ ये करेंगे ना, देखो ये क्वेश्चन करेंगे, कल हमें क्वेश्चन ही करने हैं जी। कल हमें PGP कम करना है,
कल हमें क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, और ये फुल फ्लेज जो क्वेश्चन कह रहे हो, ये रे फुल फ्लेज क्वेश्चन, ये हमें कल करने हैं। एक आप घर से ट्राई करके आओगे, बाकी मैं भी कराऊंगा तुम्हें। ठीक है नहीं? चलो तो फिर बाकी कल 9 बजे इसके अंदर से कुछ हम क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी प्रैक्टिस होगी हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे पीजी। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में, सेम टाइम रात को 9 बजे सेम जगह पर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।